हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल मेथड्स पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रोटर कंट्रोल मेथड समझाई थी और ये मेथड हमेशा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पर फॉलो की जाती है। सिमिलरली रिएक्टेंस कंट्रोल मेथड भी हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो मैं आपको समझा रही हूँ। इंडस्ट्रीज में ये मेथड यूज़ नहीं की जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती पावर फैक्टर को। एक बार वैसे भी मोटर कंस्ट्रक्ट हो गई तो रिएक्टेंस चेंज करना मुश्किल है, पर हम एक्सटर्नल रिएक्टेंस ऐड करके इसे अचीव कर सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है मेथड, तो हम इसे यूज़ नहीं करते। अब मैं आपको यही समझाने जा रही हूँ कि हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं। साथ में मैंने जो कुछ भी एक्सप्रेशंस लिए हैं उसमें पैरामीटर्स पूरे मैंने रोटर साइड के लिए हैं बेटा। हम इक्विवेलेंट सर्किट 3 फेज इंडक्शन मोटर को यूज़ करके भी इस मेथड को मैं समझा सकती हूँ। वहाँ पर फिर ये समझ सकते हैं कि चाहे हम स्टेटर साइड के पैरामीटर्स मतलब रिएक्टेंस को बदले या रोटर साइड के रिएक्टेंस को बदले, कॉन्सिक्वेंसेस सेम ही होते हैं। तो मैं रोटर साइड के एक्सप्रेशंस, रोटर साइड के पैरामीटर्स से आपको समझा दे रही हूँ। आप चाहे तो वो सारी चीज़ें आप स्टेटर साइड के रिएक्टेंस को चेंज करके भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए समझा देती हूँ। ये टॉर्क का नॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जो कि 3/2 पाई NS S E2 स्क्वायर R2/R2 स्क्वायर प्लस S X2 होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ऐसा न्यूटन मीटर टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है। और इस एक्सप्रेशन को देखकर ही समझ में आ रहा है कि अगर मैं X2 की वैल्यू X2 से X2 डैश कर दूं, फिर X2 डबल डैश कर दूं, मतलब बढ़ाती जाऊं, तो टॉर्क हर पॉइंट पर, हर पर्टिकुलर स्लिप पर मुझे टॉर्क रिड्यूस्ड मिलेगा। तो आप देखिए X2 जो वैल्यू सबसे ज़्यादा है उस पर मुझे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की हाइट टॉर्क्स मुझे सबसे ज़्यादा मिल रहा है एट एवरी स्लिप। X2 डैश पे मुझे लोअर मिल रहा है, X2 डबल डैश पे और ज़्यादा लोअर मिल रहा है। उसके साथ साथ स्टार्टिंग टॉर्क भी यहाँ जो एक्सप्रेशन होता है 3/2 पाई NS E2 स्क्वायर R2/R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होता है। S की वैल्यू स्टार्टिंग के टाइम पे 1 है बेटा, इसलिए ये भी S1 हो गया, ये भी S1 हो गया। यहाँ पर भी दिख ही रहा है X2 को जैसे ही बढ़ाएंगे स्टार्टिंग टॉर्क भी रिड्यूस होगा, तो वो भी यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है बेटा। हर एक स्टेप पर जब मैं X2 को बढ़ा दे रही हूँ तो मुझे स्टार्टिंग टॉर्क भी रिड्यूस्ड मिल रहा है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन 3/2 पाई NS E2 स्क्वायर अपॉन 2X2 होता है। फिर से वही बात बेटा, X2 को बढ़ाने पे टाउ मैक्स जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, तो वही मुझे ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ पर पुल आउट टॉर्क कितना मिल रहा है, X2 डैश पे और कम मिलेगा, X2 डबल डैश पे और कम मिलेगा। अब आप देखें कि स्लिप जब हम R2 को बदलते हैं तो स्लिप हमें R2 को बढ़ाने से स्लिप भी बढ़ती हुई मिलती है, पर यहाँ पर X2 को बढ़ाने पे स्लिप उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती। कौन सी वाली? वो वाली स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क का अकरेंस होता है। तो आप देखिए X2 पर मुझे स्लिप जो है वो ज़्यादा मिलेगी जिस पर मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा है, पर X2 डैश पर पुल आउट टॉर्क का अकरेंस SM2 पर हो रहा है और ये SM2 छोटी है SM1 से। ऐसे ही X2 डबल डैश जब मैं कर दे रही हूँ रिएक्टेंस रोटर का, तो मुझे पुल आउट टॉर्क का अकरेंस मिल रहा है SM3 पर जो और छोटी है। तो X2 को बढ़ाने पे SM कम होता चला जाएगा और वही हमें यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है। पर यहाँ पे स्पीड कंट्रोल कैसे अचीव हो रहा है बेटा? स्पीड कंट्रोल ऐसे अचीव हो रहा है कि अगर ये लोड टॉर्क अवेलेबल है तो आपको X2 पर ये ऑपरेटिंग स्पीड मिलेगी N1, X2 डैश पर N2 मिलेगी और X3 डैश पर N3 मिलेगी। और ये स्पीड कंट्रोल हमको अचीव हो रहा है बिलो रेटेड स्पीड, और दिस इज नॉट एट ऑल स्मूथ बेटा। तो इसलिए इस मेथड को हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, कभी ऐसे कोई कंडीशंस क्रिएट हुई कि ये यूज़ करनी ही पड़ रही है तो हम सैचुरेबल रिएक्टर्स के साथ इसको यूटिलाइज करते हैं। अब सैचुरेबल रिएक्टर्स और कैपेसिटर बैंक्स वगैरह की बात मैं पूरी पावर सिस्टम सब्जेक्ट में करूँगी। फिलहाल ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, पर क्यों नहीं यूज़ की जाती उसका मैंने सारे इवेंचुअली क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं या पैरामीटर्स पर क्या फ़र्क पड़ रहा है वो आपको मैंने समझा दिया है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन आज का पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स से बेटा, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का नॉलेज इन डेप्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए।
बुक में भी बहुत सारी चीज़ें दी होती है बेटा, पर कई बार दो स्टेटमेंट्स के बीच में एक अनसेड स्टोरी होती है जो मैं भी नहीं पकड़ पाती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे बच्चे भी उसको समझने में उनको डिफ़िकल्टी होती होगी, तो मैं बस उन्हीं अनसेड स्टोरीज को एक्सप्लेन करती हूँ अपने कॉन्सेप्चुअल बेसिक नॉलेज के साथ बेटा, कि कहाँ क्या बेसिक नॉलेज अप्लाई हो सकता है, कहाँ क्या फंडामेंटल नॉलेज अप्लाई हो सकता है। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।